आपका पीके यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी भारतीय इतिहास के बारे में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। देखिए, भारतीय इतिहास में विदेशी यात्रियों से जो प्रमुख जानकारी मिली है इसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेसियस यूनानी रोमन लेखक थे। ट्रेसियस यूनानी रोमन लेखक थे। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। देखिए, इसने बहुत सी टाइप की कहानियाँ बताई हैं, तो इसको सच्चा नहीं माना जा सकता, इसलिए यह अविश्वसनीय है। आगे बात करते हैं हेरोडोट्स। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए, इतिहास का फादर ऑफ इतिहास किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, देखिए इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों व अफवाहों पर आधारित है। देखिए, इसके विवरण को भी इतना सत्य नहीं माना गया है, इसको भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर ही आधारित माना गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आर्नेस्टिक्स तथा आस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। देखिए, सिकंदर के साथ जो आए थे निरियाकिस, आर्नेस्टिक्स और आस्ट्रोबुलस, इनके विवरण को थोड़ा सत्य माना गया है। मैक्सथनीज, देखिए मैक्सथनीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैक्सथनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखिए, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्सथनीज किसका राजदूत था, तो आपको पता होना चाहिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, मैक्सथनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। देखिए, मैक्सथनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इंडिका नामक पुस्तक मैक्सथनीज के द्वारा लिखी गई है। देखिए, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन यहीं से इसी लाइन से क्लियर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं डायमेक्स। यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। डायमेक्स किसका राजदूत था? अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। यह किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं डायोन्यूसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलोडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। यह किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। चलिए आगे बात करते हैं ट्रालमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी टालमी ने। देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम से, इसलिए मैं इन पर आपको पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूँ। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टालमी ने। अब करते हैं बात प्लिनी की। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने। ठीक है, इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियसन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। आगे बात करते हैं चीनी लेखक। देखिए, भारतीय हिस्ट्री में बहुत अहम योगदान रहता है इनका, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। देखिए, ऑप्शन में आ जाता है चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। स्युगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। किसकी प्राप्तियाँ की थी? बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। हैनसेंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसिंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा था? कपिशा में पहुंच गया था। भारत में वह 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कब लौटा था चीन में? 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। देखिए, हर्षवर्धन की अगर राजधानी की बात की जाए तो कौन सी थी? थानेश्वर। ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ती है। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK नामक
नाम की प्रसिद्ध पुस्तक में है। देखिए इसकी बुक का क्या नाम था, CU की, ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन बताया इसने, शूद्र को बताया है। हेनसाइन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है। इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे बात करते हैं अरबी लेखक। देखिए अरबी लेखकों की बात कर लेते हैं। अलबरूनी एक अरबी लेखक था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद। देखिए इसकी पुस्तक का क्या नाम था, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज। तहकीक हिंद भारत की खोज आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, प्रतिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजदूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश से डाला गया है। अब बात करते हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा गया है। रिहला नामक पुस्तक किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए कौन थे उस टाइम, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजिया न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको किया था, इब्न बतूता को, ठीक है। आगे बात करते हैं अन्य लेखकों की बात कर लेते हैं। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कहाँ का लेखक था, तिब्बती लेखक था। इसने कंगूर तथा तरयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी की बात कर लेते हैं। देखिए जो अपने पुरातत्व हैं, जो भी हमें हिस्ट्री से मिले हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीकुंबा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पर है, हाथीकुंबा अभिलेख में किया गया है। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं हाथीकुंबा अभिलेख को। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीकुंबा अभिलेख में ही मिला है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ईरण अभिलेख। देखिए सती प्रथा जो होती थी कि जो जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसकी जो विधवा स्त्री होती थी तो उसको भी उसके साथ सती कर दिया जाता था। तो इसका साक्ष्य ईरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। उस टाइम शासक कौन थे, भानुगुप्त, ठीक है। आगे बात करते हैं रेशम, बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। देखिए जो प्राचीनतम सिक्के थे उसे क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। क्या कहा गया है, काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। देखिए सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा। देखिए समुद्रगुप्त वीणा बजाने में महारत हासिल थी, तो इनको समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के और उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि, वर्तमान में म्यांमार। देखिए बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात कर लेते हैं। अभिलेख और उस टाइम शासक कौन थे इनके बारे में बात कर लेते हैं। हाथीकुंबा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। देखिए इस पर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है हाथीकुंबा अभिलेख पर। तो ये इसके टाइम शासक कौन थे, कलिंग राज खारवेल। कलिंग राजा थे जो खारवेल, उसके समय में ये मिला था। जूनागढ़ खिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन उस टाइम शासक थे। एहोल अभिलेख के वक्त पुलकेशिन द्वितीय शासक थे। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के शासनकाल में था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। कैसी लगी आपको क्लास? थैंक यू सो मच। स्वागत है